बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। MTH 501 की असाइनमेंट नंबर 1 आ गई है और उसका सलूशन लेकर आया हूँ। असाइनमेंट नंबर 1 जो है ये 2 इंचार्जेस की सेम असाइनमेंट है। एक मिस बिनिश है और एक सर इरफानुल्लाह। इन दोनों की असाइनमेंट सेम है, तो ये एक वीडियो जो है यही आपके लिए सर इरफानुल्लाह की भी और मिस बिनिश की दोनों की वीडियो है ये। तो इसके थंबनेल के ऊपर भी मैंने बाकायदा लिखा हुआ है कि मिस बिनिश और सर इरफानुल्लाह। और अगर आपको ये असाइनमेंट वर्ड फाइल में चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप कांटेक्ट करके ये असाइनमेंट हासिल कर सकते हैं। इसके माकूल चार्जेस होंगे। चलते हैं सोल्यूशन की जानिब। सोल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। वो कहता है डिटरमाइन वेदर द सेट ऑफ वेक्टर्स v1 v2 v3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट आर नॉट। वो कह रहा है कि ये इंडिपेंडेंट हैं या नहीं हैं। ठीक है, हमने क्या किया कि v1 v2 और v3 हमें उसने वेक्टर्स दिए हुए हैं। ये v1 v2 और v3 की वैल्यू दी हुई है उसने। ठीक है, हमने सिंपल क्या करना है, ये वाली वैल्यूज़ जो हैं ये v1 v2 और v3 की हैं। ठीक है, हमने सिंपल क्या करना है कि इनको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेना है, जैसे कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। इनको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। जब हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया, यहाँ पे लिखा कन्वर्ट द गिवन वेक्टर्स इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। अब हमने इसका करना है डिटर्मिनेंट फाइंड। जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो अगर तो हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर आ गया, ठीक है, इक्वल टू 0 आ जाता है, तो वो आपके पास जो है वो डिपेंडेंट होता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हम ये कह देंगे कि एज द डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 सो द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, अब आगे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। वो कहता है फाइंड द स्टैंडर्ड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग द लीनियर ऑपरेटर एल आर क्यूब से, मतलब R3 स्पेस से R3 में ही जा रहा है। ठीक है, हमें उसने L इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स वाई जी, और ये हमारे पास है एक्स प्लस वाई, वाई माइनस जी और एक्स प्लस जी। ठीक है, हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमने R3 के बेसिस वेक्टर बनाने होते हैं। बेसिस वेक्टर क्या है हमारे पास? L इज इक्वल टू E1 E2 E3। ठीक है, अब करना क्या है, E1 मतलब आपने X वाला जो एलिमेंट है उसको 1 करना है, बाकी सबको 0। E2 मतलब Y वाले एलिमेंट को 1 कर दो, बाकी सारे 0। E3 Z वाले एलिमेंट को 1 कर दो, बाकी सारे 0। और जो आपके पास उसने इक्वेशन दी हुई है उसमें पुट कर दो, आपके पास एक नया मैट्रिक्स, एक नया वेक्टर्स आ जाएगा। ठीक है, इस वेक्टर को अगर आप कंबाइन कर लेते हो तो ये आपके पास द स्टैंडर्ड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग एल एज अ ए इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। ठीक हो गया, ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। ये असाइनमेंट बहुत छोटी सी बनाई है उन्होंने। अच्छा, और इसके बड़े ही माकूल चार्जेस होंगे। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इफ इट एग्जिस्ट गिवन। हमने इस ए मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है। सबसे पहले एक चीज़ याद रखें, इन्वर्स उस मैट्रिक्स का फाइंड होता है जिसकी कोई वैल्यू आती है। अगर तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो आपके पास 0 आ जाता है तो फिर आप उसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने डिटर्मिनेंट लिया है। डिटर्मिनेंट कैसे लेना है वो मैं अभी बता देता हूँ। 0 के हिसाब से लेना है तो 0 वाली रो और 0 वाला कॉलम ख़त्म हो जाएगा, बाकी जो बच जाएंगे वो आपके पास बचेगा 0 3 -3 और 8। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, -3 -3, इसी तरह ही 1 का, इसी तरह ही 2 का। आपने डिटर्मिनेंट लिया तो वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अब ये नॉट इक्वल टू 0 है, इट्स मीन कि इसका इन्वर्स फाइंड होगा। अच्छा, इसका इन्वर्स फाइंड करने के कई तरीके हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में तरीकाकार है ना, वो इन्वर्स फाइंड करने का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मिला के, जैसे कि ये बना हुआ है। कोई और तरीका नहीं इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि जो असाइनमेंट है ना उसमें अभी पढ़ा ही आपने ये तरीका है। अगर आप कोई और तरीका इस्तेमाल कर लोगे तो वो कहेगा कि जी ये जो सोल्यूशन है ना ये ठीक नहीं है, ये चैट जीपीटी वाला है, और सारा ज़ीरो ही लगा देगा। आपने जो पढ़ा है आपने उसी हिसाब से करना है। ठीक हो गया ना? इसलिए
इसको मद्देनज़र रखकर आपने करना है। ओके, अब हम ए मैट्रिक्स रख लिया और दूसरी तरफ ये लाइंस लगा के हमने आई मैट्रिक्स रख लिया। अब हमने इसके ऊपर रॉ ऑपरेशंस लगाने हैं। अप्लाई द रॉ ऑपरेशन ऑन द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के ऊपर रॉ ऑपरेशन लगाएंगे। सबसे पहला रॉ ऑपरेशन क्या होगा, R1 एंड R2 इन दोनों की जगह चेंज कर दो, रॉ पूरी की पूरी चेंज कर दो। जो नीचे वाली रो होगी वो ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली रो नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पर ये ऑपरेशन, ये देखो ना, 1 नीचे आ रहा है लेकिन यहाँ पर 1 ऊपर आ रहा है। ठीक हो गया ना। ओके जी, अब दूसरा ऑपरेशन इसके ऊपर करना है कि हमने पिवट एलिमेंट जो होते हैं उनके नीचे जितने भी होते हैं वो सारे ज़ीरो करने होते हैं, और पिवट एलिमेंट के ऊपर वाले जो हैं वो भी। अच्छा, ये हमारे पास एक तो R2 का तो एलिमेंट जो पिवट के नीचे आ रहा है वो तो ज़ीरो है, लेकिन ये 4 जो है ये ज़ीरो नहीं। तो हम क्या करते हैं, R3 में से -4R1 कर देते हैं। मतलब R1 को पहले हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है और फिर माइनस कर देना है, तो हमारे पास ये वाला सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक हो गया। एक सेकेंड, यहाँ पर एक है, नहीं ठीक है, हाँ वो ये मसला हो रहा था कि ये मैं ज़ीरो भूल गया था। जब आप R1 के ज़ीरो के साथ 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो ज़ीरो ही आएगा ना। तो जब R3 में उसको माइनस करोगे तो आपके पास ऑलरेडी ये -3 है ना, तो ये -3 आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद इस तरह का ऑपरेशन कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद अगला ऑपरेशन आपने क्या करना है कि R3, अब ये देखें यहाँ पर आपके पास एलिमेंट आ रहा है। इस रो का ये जो सेकंड रो है इसका पिवट एलिमेंट ये वाला 1 है। इसके नीचे आपने ज़ीरो करना, ऊपर तो ऑलरेडी ज़ीरो है ही है, इसके नीचे आपने ज़ीरो करना है। ठीक है। इसी तरह ही R3 का पिवट एलिमेंट ये वाला बनेगा, तो इसके ऊपर वाले सारे ज़ीरो करने हैं हमने। मतलब कि ये वाला मैट्रिक्स जो है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स जो है इसको हमने इधर लेकर आना है किसी ना किसी तरीके से, जैसे भी मुमकिन है, ये पूरा मैट्रिक्स। ठीक है। ओके, सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला ऊपर है, ये वाला मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को इस साइड पे लेकर आना है, ऐसे उठा के नहीं ले आना, इसके ऊपर कैलकुलेशन होंगी सारी, वो अभी कर रहे हैं हम। ठीक है। ओके जी, अब R3 प्लस 3R2 एक ऑपरेशन होगा जिसमें आपके पास R3 के नीचे R2 का पिवट एलिमेंट जो है उसके नीचे जो एलिमेंट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा और ऊपर वाला ऑलरेडी ज़ीरो है। बाकी सारी रॉ पे भी ऑपरेशन होगा, सिर्फ इसी पे नहीं ऑपरेशन होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि R3 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 1 आ जाएगा। अब ये सारा आपके पास वो बन गया, क्या इसको कहते हैं, डायगोनल बन गया, 1 1 आ गया। ठीक हो गया। अब आपने इस 1 के ऊपर वाले एलिमेंट जो हैं वो ज़ीरो करने हैं। अगले ऑपरेशन में हम क्या करते हैं कि R1 माइनस 3R3, तो आपके पास ये वाला एलिमेंट जो है ये ख़त्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, आपके पास ज़ीरो हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 0 हो गया। ये कैलकुलेशन मैंने बड़े हिसाब से की है, आप चेक भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर कोई गलती हो तो इंसान हो। ओके, उसके बाद है R2 माइनस 2R3, R2 माइनस 2R3। तो R2 के ऊपर ऑपरेशन करना है, मतलब R3 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है और माइनस कर देना R2 में से। ठीक है। R3 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बन जाएगा ना, तो जब आप इसको R2 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये देखें, वही मैट्रिक्स जो मैंने आपको कहा था दूसरी तरफ लेकर जाना है, वो हम इस तरफ ले आए हैं और आपके पास ये वाला एक नया मैट्रिक्स बन गया। ठीक हो गया जी। अब ये वाला जो नया मैट्रिक्स है यही आपका इन्वर्स होगा। जो गिवन मैट्रिक्स था उसका इन्वर्स ये है, लेकिन फाइंड इस तरीके से करना है। दूसरे तरीके से करेंगे तो वो गलत होगा, क्योंकि वो कहेंगे कि जी ये तो हमने पढ़ाया ही नहीं, तो ये स्टूडेंट को कैसे आ गया तरीका। ओके जी, ओहो क्या हो गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वो कहता है फाइंड द इमेज अंडर टी। आपको एक टी मैट्रिक्स दे दी है या फंक्शन समझ लो, ऑफ यू एंड वी गिवन ट्रांसफॉर्मेशन। टी ऑफ एक्स जो है वो आपके पास 0 -1 1 और 0 है, x1 x2, और आपने इसका इमेज बनाना है। u की वैल्यू आपको दे दी है और v की वैल्यू भी दे दी है। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि सिंपल
u के लिए सबसे पहले क्या करना है आपने कि जहाँ पर x1 है वहाँ पर आपने -4 पुट करना है, और जहाँ पर y है और मतलब x2 है वहाँ पर आपने 1 पुट करना है। तो जब आप ये करेंगे तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी, x2 की वैल्यू 1 है ना, तो यहाँ पर -1 और x1 की वैल्यू 4 आ जाएगी। इसी तरह ही अच्छा, यहाँ पे मैं स्टॉप की करके एक चीज़ आपको और बता दूं कि जब आप इस मैट्रिक्स को 0 को x1 2 के साथ ये वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये वाला आंसर आना है -x2 और x1। ठीक हो गया। इसी तरह ही जब आप t की फॉर्म में लेकर आओगे u की फॉर्म में, तो अब आप इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास ये वाला ही फॉर्म आ रही है। इसी तरह ही v के वैल्यू को जब आप गिवन मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी। तो टी ऑफ यू आपके पास ये आ जाएगा और टी ऑफ वी आपके पास ये आ जाएगा। यही उसने हमें पूछा है कि फाइंड द इमेज ऑफ इमेजेस हमने बताने हैं टी के u और v के हिसाब से। ये x1 और x2 के हिसाब से दिए हुए थे, वो कह रहा है कि u और v के हिसाब से हमें इमेजेस बताओ। ये आपकी असाइनमेंट थी। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। पेड के लिए आपको बड़े माकूल चार्जेस मिलेंगे, लिए जाएंगे आपसे। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।